हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू बैक टू दिस चैनल सिविल स्पॉटलाइट। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा लेक्चर 3 का पार्ट 1। और अगर मैंने बोला लेक्चर 3 तो इसका मतलब है कि नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है और ये नया चैप्टर है मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस। अब बात आती है कि इसके अंदर हम क्या टॉपिक करने वाले हैं, उसमें है डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स। तो शुरू करने से पहले लेट मी गिव यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। दिस इज मी पीयूष शर्मा and I have 3 years of experience in teaching for the competitive exam. So let's begin our lecture. आप पूछेंगे सर ये स्ट्रक्चर वर्सेस या स्ट्रक्चर्स में डिटर्मिनेट और इनडिटर्मिनेट की बात आप क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपने डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी इस बारे में काफ़ी अच्छे से बात करी है, तो आप इस बारे में बात क्यों कर रहे हैं, करेक्ट। तो इसका जो रीज़न है वो ये है कि मैंने कई क्वेश्चंस देखे जिसमें छोटी मोटी चीज़ें थी जो मुझे लगा मुझे डिस्कस करनी चाहिए फॉर डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, और ये बहुत ज़रूरी भी है जिससे कि हम मेथड ऑफ एनालिसिस में घुसें उससे पहले ये चीज़ें आपको पता हों। और जिन लोगों ने डिटर्मिनेसी इनडिटर्मिनेसी नहीं देखा है वो देख लें, फिर इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम देख लें, फिर आएँ इस लेक्चर 3 पे। इसलिए मैंने L1 बनाया, फिर L2 बनाया, फिर L3 बनाया। इसी तरीके से जब इसके बाद की ज़रूरत पड़ेगी तो L4 L5 ऐसे बनेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स की और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर की। सीधा हिसाब वही, जो स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी है अगर वो ग्रेटर देन 1 हुआ तो वो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हो जाएगा, या इक्वल्स टू 1 भी हुआ, मैं कहूँ ग्रेटर देन 0 वाले सारे इनडिटर्मिनेट हैं, और DST यानी कि स्टैटिक इनडिटर्मिनेसी 0 वाले सारे डिटर्मिनेट हैं। ये बात हुई डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट की ऑन द बेसिस ऑफ आर मैथमेटिकल जो हमने लर्निंग की है उसके बेसिस पे। अब उनके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनके ऊपर छोटे छोटे मैंने वर्ड्स के अंदर लिखे हुए न्यूमेरिकल्स देखे, मतलब कि वर्ड्स लिख देते हैं A B, बताओ इसमें से सही कौन सा है। तो एक बार वो डिस्कस कर लेते हैं मेथड ऑफ एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले। आप सबसे पहले डिटर्मिनेट की बात करते हैं। फॉर सेम लोडिंग, मतलब यहाँ पे इनडिटर्मिनेट बनाओ, उसकी लोडिंग और डिटर्मिनेट की लोडिंग सेम है, तो ज़्यादा स्ट्रेस और ज़्यादा डिफ्लेक्शन किस में देखने को मिलेगा, डिटर्मिनेट में देखने को मिलेगा। सेम लोडिंग के लिए लेस डिफ्लेक्शन और लेस स्ट्रेस जो है हमें इनडिटर्मिनेट में देखने को मिलेगा। अब इसका एग्जांपल देने की मैं कोशिश करता हूँ। जैसे ये डिटर्मिनेट है, ये मैंने सिंपली सपोर्टेड है, इसके ऊपर लोड लगाया P, तो इसके अंदर जो सेंट्रल डिफ्लेक्शन है ये ज़्यादा होगा। वहीं अगर मैंने फिक्स बीम बनाई होती तो इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी कम मिलेगा एज कम्पेयर टू सिंपली सपोर्टेड बीम। तो ये बात ये यहाँ पे कहना चाहता है। अब बात करते हैं इसके पॉइंट नंबर 2 की। कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट लोड ऑन नियर बाय स्ट्रक्चर, ओके, एंड कैन डिस्ट्रीब्यूट लोड ऑन नियर बाय स्ट्रक्चर सच एज बीम एंड कॉलम, हैंस हेल्पफुल इन अर्थक्वेक एंड विंड लोड। देखो ये जो पोर्शन है कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट का मतलब मत समझना कि एक मेंबर को बिल्कुल अलग बना देता हूँ सर और दूसरे को बिल्कुल अलग, आप तो बिल्कुल ये बात करो, ऐसा नहीं है। इसका कहने का ये तात्पर्य है कि ये जो लोड है उसको ट्रांसफर नहीं कर पाता फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। फॉर एग्जांपल से एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में आप ट्रस की बात करते हो, बिल्कुल बेसिक वाला लेता हूँ, जिसमें एक ट्रस बनाने के लिए हमें मिनिमम 3 मेंबर्स चाहिए। तो डिटर्मिनेट कराते हैं सबसे पहले, तो चलो ये डिटर्मिनेट हो गया। आप अगर इसमें कोई भी लोड लगाओगे, से P लोड लगाया, तो वो P लोड यहाँ ट्रांसफर होके आएगा, है ना, इसके अंदर जाएगा, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। वहीं अगर आप इसको एक रिजिड स्ट्रक्चर की तरह बनाओ, इसी मेंबर को उठा के वेल्ड कर दो, इंस्टेड ऑफ गिविंग यहाँ पिन पॉइंट या हम हिंजेस देने की बजाय रिजिड स्ट्रक्चर बना दें, यहाँ जो लोड होने वाला है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसके अंदर, फिर इस पॉइंट से इधर जबकि यहाँ पे इसके अंदर 0 लोड आएगा। जब मैं ट्रस की बात करूंगा तो मैं उसके बारे में बताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल इसके बगल वाले में जा ही नहीं रहा है, जा रहा है, पर कई बार ऐसे केसेस हो जाते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स के अंदर कि वहाँ पे लोड जो है वो 0 हो जाता है, वो देखने को नहीं मिलता है कई मेंबर्स में, जो जबकि ऐसा केस रिजिड स्ट्रक्चर्स में नहीं होता है। ये उस पॉइंट की बात हो रही है यहाँ पे। फिर अगला पॉइंट, चीप फॉर स्मॉल वर्क एंड एक्सपेंसिव फॉर लार्ज स्केल वर्क, और ये एक्सपेंसिव फॉर स्मॉल वर्क बट चीप फॉर लार्ज स्केल वर्क। आजकल आपने देखा है कि हमारे जितने भी रेलवे के ब्रिजेस हैं या
कहीं भी जाओ किसी भी हिली एरिया में, वहाँ पे अब सब कुछ आरसीसी का बनने लग गया है, कंक्रीट का बनने लग गया है। क्यों? क्योंकि जब लार्ज स्केल पे वर्क होता है वो चीप पड़ रहा है, यहाँ पे मैंने स्पेशली मेंशन की है ये बात। वहीं जबकि ये जो होते हैं, या आप हिमाचल गए हो घूमने या जम्मू कश्मीर गए हो, हिली एरिया स्पेशली हिमाचल उत्तराखंड, तो वहाँ पे आप देखेंगे छोटे छोटे जो ब्रिजेज हैं 7 मीटर 8 मीटर इवन 10 मीटर के, वो सब के सब स्टील ट्रस ब्रिज बने होते हैं। क्यों? क्योंकि छोटा ब्रिज है, छोटा ब्रिज बनाना सस्ता पड़ता है ऑफ स्टील, जबकि छोटा ब्रिज आरसीसी का बनाना महंगा पड़ता है। इसलिए बड़े ब्रिज आजकल सारे कंक्रीट या कहूँ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट के बन रहे हैं, प्री स्ट्रेस के बन रहे हैं। और जो छोटे हैं, अगर वो ज़रूरत पड़ती है जल्दी इंस्टॉल भी करे जा सकते हैं, तो हम उनको डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के यानी कि ट्रसेस का बनाते हैं। यहाँ पे हम आरसीसी का बनाते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बिल्कुल याद रखना। स्मॉल वर्क के लिए चीप है और बड़े लार्ज स्केल के लिए वो एक्सपेंसिव है। अब पर क्वेश्चंस में क्या है, ये नहीं लिखते कि स्मॉल वर्क कर रहे हैं क्या वर्क कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि बताओ इनमें से कौन सा चीप है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर चीप पड़ेगा या डिटर्मिनेट। उस केस में आप डिफॉल्ट ये मान के चलो कि ये डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर आपको एक्सपेंसिव ही पड़ेगा। अगर वो स्पेसिफिकली मेंशन ना करे कि स्मॉल वर्क है लार्ज वर्क है, तो आप क्या मान के चलेंगे कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर एक्सपेंसिव है और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर यानी कि जो आरसीसी के स्ट्रक्चर्स पड़ेंगे वो ओवरऑल चीप पड़ेंगे। ये इन जनरल आप एक कह सकते हो कि इन जनरल में स्टेटमेंट दे सकता हूँ। अब हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट की, जो है डिफरेंशियल सेटलमेंट। अब ये क्या चीज़ है, उसको बताने से पहले एक बार मैं लाइन पढ़ देता हूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ। डिफरेंशियल सेटलमेंट ऑफ सपोर्ट डू नॉट हार्म एज सिंपली सपोर्टेड स्ट्रक्चर। मतलब डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या है, पहले इसको देख लेते हैं। डिफरेंशियल सेटलमेंट है, जैसे ये ट्रस है, इसके अंदर अगर मैं ये कहूँ कि ये जो पॉइंट है, ये बी, ए ले लो, ये बी पॉइंट ना थोड़ा सा नीचे ईल्ड करके से 1 mm के लिए शिफ्ट हो गया है, यानी कि 1 mm का इसमें डिफ्लेक्शन आ गया है। मैं 1 mm का डिफ्लेक्शन बनाने की अब कोशिश करता हूँ इसके अंदर। ये देखो, ये ब्लू से मैंने बना दिया, 1 mm का डिफ्लेक्शन हो गया। तो ये स्ट्रक्चर जो है ये कुछ ऐसा चेंज हो जाएगा। इससे ये फर्क नहीं पड़ने वाला है, बहुत 1 mm बहुत छोटा सा है तो बहुत छोटा सा आपको रोटेशन दिखेगा, आप ऑलमोस्ट सेम मानोगे, कर दोगे। तो इसकी वजह से कोई एक्स्ट्रा लोड जो है इस स्ट्रक्चर में नहीं आने वाला है। जो पहले जो लोड था, रिएक्शंस थे, वही रिएक्शन अभी भी आपको ब्लू वाले में दिखेंगे। बट जबकि आपने रिजिड वाले पॉइंट में इसको 1 mm शिफ्ट किया ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा चेंजेस हो जाएगा। इसके अंदर एक इंटरनल स्ट्रेसेस आ जाएंगे, यानी कि जो रिजिड स्ट्रक्चर है यानी कि आरसीसी वाले स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर छोटा सा कहूँगा इंटरनल स्ट्रेस डेवलप हो जाएगा, जिस वजह से एक एक्स्ट्रा स्ट्रेस आ जाएगा मेंबर के अंदर। वही चीज़ मैं यहाँ कहना चाह रहा हूँ कि डिफरेंशियल सेटलमेंट यानी कि कोई भी सपोर्ट का ईल्ड कर जाना, या किसी सपोर्ट जहाँ फिक्स्ड है, फिक्स्ड एंड है, से फिक्स्ड एंड है, हम कहते हैं कि ये इसकी स्लोप 0 होगी, पर हल्का सा ये रोटेट कर गया से थीटा से, तो इसी क्या कहते हैं, ईल्डिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को कह रहे हैं डिफरेंशियल सेटलमेंट या डिफरेंशियल रोटेशन ऑफ सपोर्ट। ये डू नॉट हार्म, क्योंकि वो क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, वो सिंपली सपोर्टेड जैसे होते हैं सर, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पर जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं, जो रिजिड स्ट्रक्चर्स हैं, उनके अंदर छोटा सा भी रोटेशन डिफ्लेक्शन आपका एक इंटरनल स्ट्रेस स्ट्रक्चर में पैदा कर देता है। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो मैंने बोला था यहाँ पे थर्ड पॉइंट, उसको मैंने स्पेशली लिखा है कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स आर इकोनॉमिक ऑन लार्ज स्केल बट टू ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यू टू ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड मोर स्टेबिलिटी एज कंपेयर टू डिटर्मिनेट वंस। आखिर ऐसा क्यों है कि जो इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स हैं वो हमें चीप पड़ रहे हैं? उसका सबसे बड़ा कारण क्या है, ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन। जब आप इसकी बात करते हैं आपको ट्रस बनाना पड़ेगा, ट्रस बनाने के अंदर आपको छोटे छोटे जो होल्स होते हैं वो करने पड़ते हैं। कई बार ये प्लेट क्या क्रैक्स कर जाती हैं और फिर फेल हो जाता है। बट कि इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हैं उनको ईजी है कंस्ट्रक्ट करना। आप फोम वर्क लगाते हो, कंक्रीट डालते हो, 20 डेज के लिए रखते हो, कंक्रीट स्ट्रॉन्ग हो गया, छोड़ दिया। अगर आपको कंक्रीट में कोई क्रैक आ रहा है तो उसकी रिपेयरमेंट ईजी है। यहाँ पे इनकी रिपेयरमेंट थोड़ी एक्सपेंसिव पड़ती है, यहाँ थोड़ी चीप पड़ती है। और आपको जैसे कि अभी मैंने बताया कि ये डिफ्लेक्ट कम करता है
और स्ट्रेसेस भी कम आते हैं। तो इस वजह से हम कहेंगे ये मोर स्टेबल है। कोई भी चीज़ जो कम डिफ्लेक्ट करेगी वो बेसिकली क्या हो गई, मोर स्टेबल हो गई, ठीक है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर के कंपैरिजन में। तो ये वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने हर बार देखे कि छोटे छोटे क्वेश्चंस में आते रहते हैं। तो जब भी आप 25 ईयर्स के क्वेश्चन करेंगे आपको एक डायरेक्ट मिलेगा, एक ऑप्शन में वो पूछ लेगा डिटरमिनेट कैसा, इनडिटरमिनेट कैसा। तो मुझे लगा कि एक बार बाई सीइंग क्वेश्चन कि मैं इस चीज़ को डिस्कस कर लूँ बिफोर स्टार्टिंग द मेथड्स ऑफ एनालिसिस, ताकि आप इसको बेस बना के आगे चलें, क्योंकि हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स की अब बहुत बात करने वाले हैं। तो आपको पता रहे कि हम इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर्स को यानी कि रिजिड स्ट्रक्चर्स को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है जो मैंने यहाँ पे नोट में लिखा है। तो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी स्मॉल वीडियो, और जिन लोगों ने ये इतनी ही होगी अभी के लिए। और अब मैं स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर से मेथड्स ऑफ एनालिसिस। मेथड ऑफ एनालिसिस में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊँगा। पहले छोटा एक फ्लो डायग्राम बताऊँगा, फिर उसके बाद सारी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताऊँगा, फिर एक एक करके उनका मेथड उठाऊँगा, उसको एक्सप्लेन करूँगा। बस पहले वो लेक्चर उतने पॉइंट के लिए होगा, फिर हम मेथड ऑफ एनालिसिस को उठा के फिर हम एनर्जी मेथड्स वगैरह, स्लोप डिफ्लेक्शन वगैरह, स्ट्रेन एनर्जी, कैस्टिग्लियानो सब करेंगे। तो till then stay tuned, and before you leave, this is I request you to subscribe this channel and share it with your friends. Thank you very much. God bless you all.